हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं तने के रूपांतरण के बारे में। यानी तने में किस किस प्रकार के रूपांतरण हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से रूपांतरण हैं जिसके कारण तने की संरचना बदल जाती है और रूपांतरण की आवश्यकता तनों को क्यों पड़ी, यानी स्टेम में मॉडिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसके कारण से जो स्टेम है उनको मॉडिफाई होना पड़ा। तो आज उसी टॉपिक को अपन पढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर मॉडिफिकेशन अपन देखने वाले हैं स्टेम का। यानी स्टेम का कौन कौन से टाइप का मॉडिफिकेशन है, क्यों इनको आवश्यकता पड़ी और ऐसे कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसके कारण से इनको मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। तो उसी टॉपिक को अपन देखने वाले हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये काफी ज्यादा एग्जामों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पर ज्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि भाई किस टाइप का, एरल टाइप का कौन कौन सा मॉडिफिकेशन है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो ये वाला पोर्शन आज आपके काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर कंपटीशन एग्जामों में कहीं ना कहीं इनके एग्जाम बेस्ड, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज इसी को थोड़ा सा डिटेल से अपन देख लेते हैं। पूरा मैंने आपको चार्ट यहाँ पर बना रखा है, तो चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपके कोई भी चीज छूटे ना। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको नॉर्मल ऐसे बताता तो आपके कोई ना कोई चीज छूट जाती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी चीज यहाँ पर छूटे, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन स्टैम्प की बात कर लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन स्टैम्प तीन टाइप्स का होता है। अब तीन टाइप्स का, सबसे पहले सब एरल पार्ट। सब एरल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है, मैं आपको समझाता भी चलता हूँ साथ के साथ। जैसे कोई ये प्लांट है, अब ये प्लांट, ये सरफेस वाला पोर्शन है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, मिट्टी के अंदर जड़ें उपस्थित होगी और यहां पर ऊपरी भाग पर इसका तना और लीव्स उपस्थित होगी। तो एरल का मतलब क्या है, यानी जो वायवीय भाग होगा, यानी यहां से स्टेम से लेकर जो ऊपर का भाग है, ये एरल पार्ट है। इसको अपन क्या कहेंगे, एरल पार्ट, यानी वायवीय भाग। वायवीय भाग। और ये जो भाग है नीचे वाला, इसको कहेंगे भूमिगत भाग। ठीक है, यानी वायवीय भाग का मतलब क्या है, ऐसा भाग जो कहां से, जो सरफेस है, यानी जो मिट्टी की जो सरफेस है उसके ऊपरी भाग में, यानी वायवीय वाले भाग में अगर स्टेम उपस्थित है तो उसे कहेंगे एरल पार्ट, यानी वायवीय भाग। और मिट्टी के अंदर अगर कोई प्लांट पार्ट उपस्थित है तो वो उससे कहेंगे भूमिगत भाग। तो यहां सब एरल पार्ट क्या है कि ऐसा स्टेम जो वायवीय, आधा वायवीय हो और आधा भूमिगत हो, यानी बीच वाला पार्ट हो। आधा वायवीय और आधा भूमिगत से क्या तात्पर्य है उसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो ये वाला प्लांट है, इसको यहां समझा रहा हूं मैं कि आपके सामने कोई स्टेम है। अब ये क्या है, स्टेम का जो मूल भाग है, यानी स्टेम का जो मेन स्टेम है, मेन जो यहां पर मूल तना जिसे कहते हैं, प्रारंभिक तना, ये तो क्या होगा, मुख्य शाखा है या मुख्य स्टेम है। और यहां से कोई ब्रांच निकलकर दूसरी शाखा का निर्माण कर रही है। जैसे यहां पर ब्रांच निकल रही है और ऊपर जाकर यहां पर दूसरी शाखा का निर्माण कर रही है। तो यहां से ये वाला भाग भूमिगत होगा। ये जो मैं सरफेस बना रहा हूं ये भूमिगत वाला पोर्शन है और इसके नीचे ये मिट्टी वाला पोर्शन है। यानी कुल मिला के समझाने का मतलब ये है कि इसमें दो तरह के स्टेम का निर्माण होता है, तनों का निर्माण होता है। एक तना तो मुख्य तना, ये मुख्य तना है, मुख्य तना। और ये क्या, कौन सा है, द्वितीय तना। ठीक है, तो यहां पर दूसरी स्टेम अंडरग्राउंड निकलकर ये क्या है, दूसरा पार्ट बनाती है। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, सब एरल पार्ट। यानी कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, सब एरल वाला पोर्शन बना रहे हैं। आपने बहुत सारी ऐसी लताएं या कुछ भी देखे होंगे, तो आपने देखे होंगे कि यहां से जैसे कोई स्टेम है और ये स्टेम क्या है, भूमिगत है। जैसे गर्मी का सीजन आता है, मिट्टी वाला पोर्शन, मिट्टी के अंदर वाला पोर्शन है। अब ये तना क्या है, यहां पर पड़ा हुआ है, ये तना यहां पर क्या है, पड़ा हुआ है मिट्टी के अंदर। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही इस
गर्मी का सीजन आता है तो गर्मी के सीजन में क्या देखा होगा कि जितनी भी बरसात के समय जितनी भी ग्रासेस धरती पर उगी थी, यानी चारों तरफ हरियाली छा गई थी, चारों तरफ हरियाली थी। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो चारों तरफ बंजर जमीन दिखाई देने लगती है। यानी कहीं ना कहीं जो ऊपरी भाग है, जो पृथ्वी का ऊपरी पार्ट है, यानी मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। यानी यहाँ पर जो ग्रासेस पहले उगा करती थी, जो ग्रासेस पहले यहाँ पर थी, अब वो पूर्ण रूप से क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो अपन ये मान लेते हैं कि अब ये इस मिट्टी में है ही नहीं, ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी जो ग्रासेस होती है वह क्या करती है कि जैसे ही बरसात का समय आता है, बादल होते हैं, और बादल बनते ही बूंदे जब धरती पर पड़ती है तो उस बंजर जमीन में भी, जब वो धरती गीली हो जाती है तो उस बंजर जमीन में भी छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। अब ये पौधे आए कहां से? ना तो हमने यहाँ बीज बोया था, ना कुछ डाला था, लेकिन ये आए कहां से? तो कुछ पौधे तो क्या होते हैं, बीजों के जरिए उगते हैं, यानी उनके बीज अंकुरित हो जाते हैं, और कुछ भूमिगत तनों की वजह से उगते हैं। यानी जो सब एरल पार्ट है, यानी भूमिगत जो तने बचे रह जाते हैं, गर्मी के समय ये तने ऐसे कैसे मिट्टी में अंदर पड़े रहते हैं, पूरी गर्मियां बिताते हैं। और जैसे ही बरसात आती है, बरसात में मिट्टी गीली होती है, तो इन्हीं भूमिगत जीवित तनों में से यहां से पत्तियां बाहर आ जाती है। यानी इन वाले तनों से पत्तियां कहां आ जाती है, बाहर की साइड आ जाती है। ठीक है, तो बाहर की साइड आ जाती है तो यहां पर जो ऊपरी सतह है वो अपने को हरी भरी दिखाई देने लगती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो सब एरल पार्ट है, ये कहीं ना कहीं किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और इसके डिफरेंट टाइप यहां पर प्रेजेंट है। तो इसी को पहला पार्ट हो गया अपना कौन सा, सब एरल पार्ट। तो सब एरल पार्ट के भी 3 टाइप्स हैं जो आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद में आता है अंडरग्राउंड। तो मैंने आपको 2 टाइप्स बताए, एक तो भाग होता है वायवीय भाग, जिससे क्या कहते हैं अपन, एरल पार्ट। इसके बाद में दूसरा होता है भूमिगत भाग, जिससे कहते हैं अपन अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब दूसरा जो भाग आता है वो ये वाला आता है, यानी भूमिगत भाग, अंडरग्राउंड। पहला तो था सब एरल पार्ट, ठीक है, उसके बाद में अंडरग्राउंड, ठीक है, उसके बाद में एरल पार्ट। एरल का पार्ट मतलब ये वाला भाग, भूमिगत का मतलब अंडरग्राउंड, यानी यहां वाला भाग, ये वाला एरल पार्ट पीछे रह गया। ठीक है, भूमिगत वाला भाग ये अंडरग्राउंड वाला हो गया, और सब एरल का मतलब जो बीच वाला जो पोर्शन बच गया, इसी को कहेंगे अपन सब एरल पार्ट। ठीक है, यानी 3 टाइप्स के स्टेम यहां पर देखने की कोशिश की, कि यानी कुल मिलाकर ये देखने की कोशिश की कि जो अंडरग्राउंड जो तना है, अंडरग्राउंड जो पार्ट है तने का, स्टेम का जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो, और इसके बाद में ये एरल पार्ट, और ये सब अंडरग्राउंड कंप्लीट। तो ये तीनों पोर्शन अपन देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड पार्ट की, यानी सब एरल पार्ट मैंने आपको समझा दिया था किस टाइप का होता है। अब यहां पर अंडरग्राउंड एरल बात कर लेते हैं, यानी ऐसे स्टेम, जैसे मान के लो ये कोई स्टेम है, और यहां पर इसकी जो रूट्स है वह क्या है, मिट्टी के अंदर है, और मिट्टी के अंदर इसकी रूट्स है, लेकिन यहां पर कुछ पोर्शन तने का, यानी स्टेम का भी कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड पे चला जाता है। रूट्स तो अंडरग्राउंड होती है, लेकिन स्टेम का कुछ पार्ट भी क्या हो जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है। अब स्टेम का कुछ पार्ट अंडरग्राउंड जाता है, तो फिर ये स्टेम क्या करता है, यहां पर इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, और मॉडिफिकेशन होकर ये ट्यूमर की फॉर्म में बदल जाता है, यानी यहां पर ये ट्यूमर में बदल जाता है, और इसी ट्यूमर को अपन पोटैटो वगैरह, ठीक है, जिंजर वगैरह इनके नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ये किसकी मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। कौन से भाग के मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड पार्ट्स के। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला पार्ट्स आता है ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब पोटैटो, यानी जो यहां पर आपने देखा होगा कि आपका जो पोटैटो होता है घरों में जो आता है, उसके ऊपर छोटी छोटी यहां पर क्या बनी होती है, ब्लैक आई बनी होती है, यानी यहां पर डॉट लगे होते हैं।
अब इस डॉट्स का मतलब क्या है? डॉट्स का मतलब यहाँ पर जब इसको जर्मिनेट कराओगे, वापस इसको ग्रो कराओगे मिट्टी के अंदर, तो यहाँ पर इन स्पॉट से ही क्या होगा, जो नया लीव्स है वो क्या हो जाती है, बाहर निकलती है। यानी कुल मिलाकर ये किसका पार्ट है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये रूट्स का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्योंकि यहां पर ये क्या हो गया, जो स्टेम था, अंडरग्राउंड जो स्टेम था, वह क्या करता है कि यहां पर स्टार्च को ये क्या करता है, स्टोर करता है, और फूल कर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, और मोटा होने के कारण ये क्या हो जाता है, गोल शेप में आ जाता है। ठीक है, इसी कारण इसको ट्यूबर कहा जाता है। और एग्जाम्पल यहां पर है पोटैटो। उसके बाद में दूसरा अंडरग्राउंड पार्ट आता है राइजोम। राइजोम में आपने देखा होगा कि जो यहां पर जो जिंजर होते हैं, ठीक है, तो यहां पर छोटे छोटे, आपने देखा होगा जो जिंजर है, आपने अदरक देखी होगी, तो यहां पर हल्दी, अदरक ये देखे होंगे आपने। तो इनमें क्या होता है कि जो स्टेम होता है, अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है, वो छोटे छोटे गिठानों के रूप में, ऐसे छोटे छोटे गिठानों के रूप में वो क्या होता है, फूलकर मोटा हो जाता है। जब गिठाने एक दूसरे से जुड़ जाती है, ठीक है, तो ऐसी फॉर्मेशन ये करते हैं। तो आपने अदरक वगैरह देखे होंगे, जिंजर वगैरह, ठीक है, तो इनका यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो राइजोम फॉर्म में यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा जिंजर। उसके बाद में कॉर्म फॉर्म, तो यहाँ पर जमीकंद जो होते हैं ये कॉर्म फॉर्म बनाते हैं। यानी ये जो स्टेम होता है, ये नीचे से ऊपर तक एक आकार आकृति में, सिलेंडराकार आकार आकृति में क्या होता है, फूलकर मोटा हो जाता है। यानी कुल मिला के कॉर्म फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद में आ जाता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ऑनियन है, गार्लिक है। तो ऑनियन की आपने शेप देखी होगी कि जो स्टेम होता है ये क्या करता है, अपने अंदर फूड मटेरियल स्टोर कर कर ये शेप ऐसी बना लेता है, और यहां से डिस्क नुमा स्ट्रक्चर होती है इसके, ठीक है, और जिससे रूट्स निकलती है। तो ये वाला जो फॉर्म है ये आपका ऑनियन हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो गार्लिक है, वो गार्लिक भी ऐसा ही आता है, लेकिन इसमें ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, और ये भी आउटर स्ट्रक्चर इसकी लगभग लगभग ओनियन जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मेशन ये है, क्योंकि इनका जो स्टेम है वो मॉडिफिकेशन कर लेता है, और मॉडिफिकेशन करके एक डिस्क नुमा स्ट्रक्चर में, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप है, ये मॉडिफिकेशन के डिफरेंट टाइप है। ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। तो पहला कौन सा है, ट्यूबर वाला, जिसका एग्जांपल है पोटैटो। उसके बाद में राइजोम है, जिसका एग्जांपल जिंजर है। उसके बाद में कॉर्म है, जिसका एग्जांपल जबीकंद है। और लास्ट में आता है बल्ब। बल्ब का मतलब ऑनियन या गार्लिक, एग्जांपल इसका ऑनियन या गार्लिक। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रक्चर वाइज आपको समझा दी है सारी चीजें। अब आ जाते हैं एरल पार्ट पर। अब एरल पार्ट का मतलब क्या है कि यहां पर स्टेम, जो टेंड्रिल होते हैं, स्टेम टेंड्रिल, अब क्या होता है, एरल पार्ट। यानी कुल मिलाकर अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाले भाग की बात कर रहे हैं। यानी जो स्टेम है, इस स्टेम के अपन ऊपर वाले पार्ट्स यानी वायवीय भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस वाले भाग की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, एरल पार्ट। अब इसकी अगर बात कर रहे हैं तो एरल पार्ट में कौन कौन से आपने स्ट्रक्चर देखी होगी। आपने देखा होगा जो स्टेम टेंड्रल होते हैं। टेंड्रल का मतलब क्या है, आपने कभी मटर देखी है, मटर के अंदर, या फिर यहां पर ग्रेप्स देखे होंगे, अंगूर देखे होंगे। तो अंगूर की जो बेलें होती है, जैसे मान लो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा वहां से यहां समझा देता हूं। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने इनकी जो स्टेम होती है ये क्या होती है, इतनी ज्यादा, ग्रेप्स की जो स्टेम होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती कि वो पूरे, ठीक है, लीव्स का, ठीक है, भार उठा पाए। तो ये क्या करती है कि दूसरे पौधों के सारे, यानी जो मोटी स्टेम होती है, दूसरा जो स्टेम है मोटा,
या दूसरा कोई प्लांट है उसके सहारे उससे लिपट कर ये क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इनको लिपटने के लिए क्या है, टेंड्रिल की आवश्यकता पड़ती है। आपने मटर में भी देखा होगा, ठीक है, ग्रेप्स में भी देखा होगा, अंगूर में भी देखा होगा। तो यहाँ पर इनको क्या है कि जैसे किसी के सहारे आगे बढ़ने की, क्योंकि इनका जो तना है वो इतना ज्यादा कठोर प्रवृत्ति का नहीं होता, सॉफ्ट होता है। इस कारण से इनको जब ग्रोथ करनी रहती है तो दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर स्टेम में से क्या निकलते हैं, ऐसे टेंड्रिल निकलते हैं। ये स्टेम में से क्या निकलते हैं, टेंड्रिल निकलते हैं। ठीक है, आपने देखे होंगे ऐसे टेंड्रिल। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो टेंड्रिल होते हैं ये इनको सहारा प्रदान करते हैं। यानी जो ग्रेप्स है, यानी जो अंगूर है, मटर है, इनको ये क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं। ये टेंड्रिल इनको क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं, ताकि ये दूसरे जैसे साइड में अगर कोई दूसरा बड़ा वृक्ष हो तो इसके ये लिपट कर ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्टेम है और ये लिप्स है, और इस लिप्स के यहां पर से टेंड्रिल निकलते हैं। ठीक है, तो ये टेंड्रिल वाला पोर्शन है। तो ये ज्यादातर देखें अंगूरों में देखा जाता है। इसके बाद में ये मॉडिफिकेशन है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, लिप्स का मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे बच्चे मान लेते हैं कि सर ये तो लिप्स का मॉडिफिकेशन है, नहीं, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि स्टेम का यहाँ पर पार्ट्स अलग हो रहा है, लेकिन ना कि लिप्स का। लिप्स अपनी जगह पर पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन स्टेम में से ही एक अलग सी स्ट्रक्चर बाहर निकल रही है जो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रही है। तो उसी को अपन यहाँ पर टेंड्रिल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आ जाता है स्टेम थॉर्न। अब स्टेम थॉर्न क्या होता है, यहां पर ये बोगनविलिया के अंदर पाया जाता है। अब आपने देखा होगा कि जो बोगनविलिया होते हैं, बोगनविलिया की जो फ्लावर है गर्मियों के समय बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ज्यादातर बहुत सारे टाइप्स के बोगनविलिया फ्लावर आते हैं, तो आपने देखे होंगे गर्मियों में बहुत ज्यादा तादाद में ये पाए जाते हैं। तो ये बोगनविलिया क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो बोगनविलिया होता है ये भी क्या है, इसका स्टेम भी इतना पावरफुल नहीं होता, तो ये दूसरे पौधों के सहारे ही आगे बढ़ता है। लेकिन इसके जो स्टेम होती है, स्टेम बिल्कुल ही क्या हो जाती है, तिकोनी हो जाती, आगे से बिल्कुल ही क्या हो जाती है, बिल्कुल सूलनुमा स्टेम हो जाती है। और यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर फ्लावर खिलते हैं। इसके स्टेम के दोनों साइड पर क्या खिलते हैं, बहुत अच्छी कलरफुल, ठीक है, यहाँ पर फ्लावर खिलते हैं जो देखने में काफी आकर्षक होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ये कलरफुल दिखाई देते हैं, बहुत वैरायटी के कलर इसमें देखने को मिलते हैं बोगनविलिया, और बहुत ही सुंदर प्लांट है। तो ऐसे ही क्या है कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, और ये बिल्कुल ही सूल जैसी संरचना यहाँ पर आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर स्टेम थ्रोन जो होता है, यानी जो भाले नुमा जो संरचना होती है, वो बोगनविलिया में देखने को मिलती है स्टेम की, यानी भाले नुमा संरचना दिखाई देती है, कांटे जैसी सूली जैसी संरचना। ठीक है, उसके बाद में आता है यूफोर्बिया प्लांट्स में देखने को मिलता है फाइलोक्लोइड्स। यूफोर्बिया आपने देखा होगा, कैक्टस वगैरह आपने देखे होंगे। ठीक है, तो यूफोर्बिया में आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर यूफोर्बिया जो प्लांट पाए जाते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट है। अब जीरोफाइटिक प्लांट का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो ज्यादातर कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, यानी ऐसा एरिया जहां पर पानी की तादाद बहुत ही कम है, जहां पर एनुअल रेन ओनली 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि वहां पर अगर स्टेम को मॉडिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वह इसलिए पड़ी क्योंकि उनको उस गर्मी का सामना करना है, उस टेम्परेचर का उनको बिल्कुल उस टेम्परेचर को उनको फेस करना है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वाटर एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, वाटर को स्टोर करना पड़ेगा। तो वहां पर जो उनकी जो रूट्स होती है वो इतने परिपक्व नहीं हो पाती कि वो वहां पर वाटर को स्टोर कर सके। तो जो लीव्स होती है, सॉरी, जो स्टेम होती है वो फूल कर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। आपने देखे होंगे ऐसे कैक्टस वगैरह, यूफोर्बिया वगैरह ऐसे फूल कर मोटी हो जाती है, और इनमें आपने बहुत सारे कांटे देखे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर कांटे होते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी काफी।
तो ये यूफोर्बिया में पाए जाते हैं। तो फूल कर क्या स्टेम मोटे हो जाते हैं। बहुत सारे कैक्टस देखे होंगे ऐसे लंबे लंबे, ठीक है, जिनमें कांटे पाए जाते हैं, छोटे 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 ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं इनके, जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। यहाँ पर स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करते हैं भाई, ये याद रखना, क्योंकि इनके ऊपर लीव्स कांटों में फॉर्मेशन, मतलब लीव्स का फॉर्मेशन कांटों में हो जाता है, मॉडिफिकेशन वहाँ कांटों में बदल जाती है वो, इस कारण से इन पे लीव्स नहीं पाई जाती, नाक के बराबर पाई जाती, ठीक है। कुछ में पाई भी जा सकती है छोटी मोटी इक्की दुक्की, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर स्टेम ही क्या करते हैं, वे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये याद रखना। तो ये ज्यादातर कौन से प्लांट होते हैं, यूफोर्बिया। और ज्यादातर ये मॉडिफिकेशन कहाँ मिलता है, जीरोफाइटिक एरियो में मिलता है, यानी जीरोफाइटिक प्लांटों में ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। तो जितने भी ज्यादातर मैक्सिमम जीरोफाइट में ये देखने को मिलता है, कैक्टस में, यूफोर्बिया में, ओपेंशिया में, तो ये यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। उसके बाद में कैलेडोई, ठीक है। तो कैलेडोई में क्या होता है, एस्पेरेगस में क्या होता है कि इस तरह का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। अब ये क्या होते हैं कि एस्पेरेगस जो होते हैं वो प्लांट बिल्कुल ही क्या होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं, ऐसे लंबे लंबे जो यहाँ पर इनकी स्टेम होती है, तो बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट होते हैं। तो इनमें भी ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। और इसके बाद में पेरिकल्स, ये रोज में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जो रोज होते हैं इनके क्या होते हैं कि जो स्टेम होते हैं वो ऐसे लंबे लंबे होते हैं, आपने रोज तो देखे होंगे। यहाँ पर कांटों में फॉर्मेशन हो जाता है इनका, इनका स्टेम में का किसमें फॉर्मेशन हो जाता है, कांटों में, और यहां से ही लीव्स बाहर निकलती है, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मेशन ये ज्यादातर रोज वगैरह में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मेशन यहाँ पर एरल पार्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद में अंडरग्राउंड पार्ट में, ठीक है, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, बल्ब, तो इस तरह के जो फॉर्मेशन है ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं। अब सब एरल पार्ट में क्या क्या पाए जाते हैं, एक तो रनर पाया जाता है, रनर का मतलब एक इसमें पाया जाता है साइनोडॉन डेक्टाइलोन, ठीक है। तो साइनोडॉन डेक्टाइलोन में क्या हो जाता है कि यहाँ पर रनर क्या होता है कि लगातार क्या होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, रनिंग करते हैं। रनिंग का मतलब ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में, जैसे ये भाग, ठीक है, ये मिट्टी वाला पोर्शन है, और इसी मिट्टी अंडरग्राउंड पार्ट में ही ये आगे की तरफ रनिंग करते हैं, यानी आगे की तरफ मूव करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से इस सिस्टम का मॉडिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है शायद। उसके बाद में इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, ये एक तो डॉब ग्रासेस, जितने भी आपकी ग्रासेस देखने को मिलती है ज्यादातर डॉब वगैरह, ठीक है, जो काफी मवेशी काफी चाव से खाते हैं इस ग्रास को, ठीक है। तो इनका ज्यादातर जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होता है, ऊपर की लीव्स को तो खा लेते हैं, लेकिन वो लीव्स के बाद में ये अंदर की तरफ नहीं खा पाते। तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो अंडरग्राउंड होती है, और यहां से ही बाहर के साइडिंग में लीव्स निकलती है, ठीक है भाई। यानी जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, और लीव्स जो निकलती है वह एरल पार्ट में निकलती है, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है वह रनर कहलाता है। उसके बाद में स्टेलोन। अब स्टेलोन में क्या होता है, ये किन में पाया जाता है, ये पाया जाता है फेरेगेरिया, ठीक है। तो इनमें जो इसको स्टोन जो होता है ये क्या होता है कि एक ही पार्ट से, मैं आपको दिखा देता हूं इसका स्टोन का, यहां पर स्टेम जो होता है वो, सॉरी, यहां पर जो स्टेम होता है वो एक ही पार्ट से बहुत सारे अंडरग्राउंड स्टेम होता है, यानी ये भी, ठीक है, अंडरग्राउंड होता है, यहां से ही बहुत सारे पार्ट्स बाहर निकल जाते हैं और लीव्स का फॉर्मेशन बाहर देखने को मिलता है, और एक ही पार्ट से बहुत सारे स्टेम निकल जाते हैं, तो इसको कहा जाता है स्टोन। इसके बाद में पाइनएप्पल में इस प्रकार का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। और पाइनएप्पल में जब देखा होगा आपने पाइनएप्पल को, तो आपने यहाँ पर अंडरग्राउंड यहाँ पर स्टेम होता है, और इसी से यहाँ पर लीव्स निकलती है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन किसमें देखने को मिलता है अपने को, ये मॉडिफिकेशन अपने पाइनएप्पल में देखना पड़ता है। ऑब्स्ट, इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है
ये आइकोर्निया में देखने को मिलता है, जलकुंभी में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जलकुंभी में अपन ऊपर का जो स्टे उसका जो लीव्स होती है उसको तो उखाड़ कर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन अगला अगला जब सीजन आता है, जब वापस बरसात होती है, तो अगले बार उसी पॉन्ड में बहुत सारे आइकोर्निया वापस से आ जाते हैं। कहाँ से आते हो? वापस से पूरा पॉन्ड यानी जलकुंभी से भर जाता है। तो ये सारा आते कहाँ से? तो ये भी अंडरग्राउंड स्टेम इनमें पाया जाता है। आइकोर्निया में अंडरग्राउंड स्टेम होता है, कीचड़ के अंदर होता है। और ये वाला पानी का एरिया है पूरा, ये पानी का, और नीचे ये कीचड़ वाला पोर्शन है, इसमें अंडरग्राउंड ये स्टेम होता है। अब यहाँ से आइकोर्निया के जो प्लांट होते हैं ये ऐसे बाहर निकलते हैं,